नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं शीतल सिंह और सेहत को लेकर हमारे स्पेशल सेगमेंट डॉक्टर्स ऑनलाइन में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश बागड़ी। ही इज एन एमबीबीएस और एक पीडियाट्रिशियन है न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल से एंड ही इज आल्सो एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्यामा। हेलो सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी, तो आज हम सर के साथ बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके एक्सपर्ट एडवाइस और ये भी क्लियर करेंगे कि जो मिथ्स है, जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके जो मिथ्स है, जो न्यू मॉम्स है, उनके बीच में जो मिथ्स है, उनको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कुछ फैक्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो जो नवजात शिशु है, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है। जी सर। जी मैम, जैसा कि आप हर जगह आजकल हम देखते हैं, सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही है, काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक अमृत के समान है जो नवजात शिशु होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी गवर्नमेंट और पूरे डॉक्टर्स इसी पे फोकस करते हैं कि जो पहले आधे घंटे में जो गाढ़ा दूध, जो कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं हम उसको, वो मिल जाए। उसके बाद अगर लगातार 6 महीने तक केवल माँ का दूध मिल जाए, तो बच्चे को काफ़ी सारी बीमारियों से निजात में पाया जा सकता है। आगे के उसके फ्यूचर के मेंटल और ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा ये आवश्यक और महत्वपूर्ण है, भूमिका अदा करता है। तो हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ अपना पूर्ण रूप से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराए, ताकि हम काफ़ी सारे बर्डन, जो बीमारियों का बर्डन है नवजात शिशुओं पे और आने वाले बच्चों पे, उसको कम किया जा सके सोसाइटी पे और इस देश में। जी। जब हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो सबसे पहला जो मिथ पहले हम मिथ्स के बारे में बात करेंगे सर। जी। तो सबसे पहला जो मिथ हमें देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण जो शिशु है, उनको नींद नहीं आती। ऐसे कहा जाता है कि जो पैसिफायर या बॉटल्स के जो फीडेड होते हैं, उन्हें नींद जल्दी आ जाती है, जो उनकी नींद की रेट है, वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैम, पहले तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमें जो नवजात शिशु है, उसको हमें ट्रेन करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसको सुलाना नहीं है। उसका हमें जो मेन मोटो है हमारा, उसको दूध पिला के सुलाना नहीं है। ये ब्रेस्ट फीडिंग इज़ लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोसेस। तो जितना बच्चा क्राई करेगा, जितना एक्टिवली मदर पे अटैच होगा, अटैच होगा, तो एक दोनों का जो बॉन्ड बनेगा वो भी अच्छा होगा दोनों के लिए। और ये एक लर्निंग प्रोसेस है, तो जितना ज़्यादा वो अटैच होगा, जितनी बार ट्राई करके वो बार-बार माँगेगा, डिमांड करेगा, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये कोई 1-2 दिन में आने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हमें सुलाना नहीं है, हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ब्रेस्ट फीड कराएँ, ताकि वो बच्चा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ताकि उसका ओवरऑल ग्रोथ, मेंटल मेंटल और ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो कहीं न जी। कहीं जो आपने कहा ये है कि पेसिफायर का यूज़ हमें इसलिए कम करना चाहिए, क्योंकि ये अवरोध होता है उनका जो फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा गया है, उसमें थोड़ा कहीं न कहीं अवरोध करता है बॉटल फीडिंग ये। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही कोशिश करना चाहिए कि 100% हमें पूरा ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएँ 6 महीने तक, जो हमारी गाइडलाइंस कहती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ्स इज़ वेरी नेसेसरी। जी। और सर जब हम बात कर रहे हैं मिथ्स के बारे में, सबसे बड़ा मिथ ये भी माना जाता है कि जो फर्स्ट मिल्क है, माँ का जो पहला दूध है, वो बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे वो बीमार हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, देखिए मैम, काफ़ी सारे रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं इस बारे में, काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इस पे किया जा चुका है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और किसी भी डॉक्टरी सलाह से आप ये चीज़ नहीं पाएँगे, क्योंकि जो पहला गाढ़ा दूध जो हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। और जो उसका इनिशियली कई बार ब्लड शुगर ड्रॉप होने का खतरा रहता है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं जो नवजात शिशु है। तो वो काफ़ी ज़रूरी है, जितनी जल्दी हम मदर को अटैच कराएँ जन्म के बाद, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा बेबी के लिए। तो ये एक सरासर मिथ है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बजाय इसके जो लोग कई बार जन्म घुट्टी, शहद-वहद ये चटा देते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा उसको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है।
और ये हैम्पर्ड भी करता है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस में भी हैम्पर्ड करता है आगे के लिए। तो उसको अवॉइड करके हमें जितनी जल्दी हो सके हमें मदर पे ही अटैच करना चाहिए बेबी को। जी। जब हम बात करें मिथ्स की, उसी के साथ-साथ जो कुछ सवाल भी है बीच में, जैसे हम देखते हैं कि जनता को काफ़ी सारे सवाल होते हैं। उन्हीं बीच ये एक सवाल भी है कि बच्चों को माँ से कितना और कब तक के लिए अटैच रखना चाहिए? हुँ, जैसी जैसा मैम प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं या जो भी हम गाइडेंस बताते हैं पेरेंट्स को, तो हम यूजुअली यही करते हैं कि जो इनिशियली न्यूबॉर्न है, नवजात शिशु है, उसको हर 2 से 3 घंटे में उसको लगाना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हर 2 से 3 घंटे में लगाना है, अगर ज़्यादा सो रहा है तो उसको जगा के लगाना है, ये नहीं सोते रहने देना है उसको। उसको जगा-जगा के हम हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग करना है और एट ए टाइम जो वन सेटिंग है उसमें कोशिश ये करें कि 20 से 25 मिनट आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ। उसमें अगर बच्चा बीच में सोता है तो उसको थोड़ा उसको पैर में थोड़ा-सा स्ट्रोक करके या गर्दन को सहला के उसको जगा के उसको आप उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, उसके साथ इंटरैक्ट करना है ताकि इन फ्यूचर भी बॉन्ड जो मदर बेबी का बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग होने में हेल्पफुल रहे। और ट्राई ये करें कि वन ब्रेस्ट एट ए टाइम और जो नेक्स्ट नेक्स्ट सिटिंग में दूसरे ब्रेस्ट की तरफ जाए, एक सिटिंग में एक ब्रेस्ट की तरफ जाए। जी, जब हम इसकी बात करें तो जैसे कि सर आपने कहा ही, मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था कि जो वन ब्रेस्ट एट अ टाइम का है, उनके वजह से काफ़ी रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो मम्मी है, यानी न्यू मदर्स जो हैं, उनके लिए भी काफ़ी जो डिसीज़ेज़ की रेट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इससे उनका भी फ़ायदा हो जाता है। बट उसी के दौरान ये एक जो मिथ इंटरप्रिटेशन है या फिर मिथ मानी जाए कि जो न्यू मॉम्स है उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी अनअट्रैक्टिव हो जाएँगी या फिर जो उनकी ब्रेस्ट है वो सैगी हो जाएँगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं मैम ऐसा नहीं है, ये काफ़ी गलत जो भी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, ऐसा नहीं है। बजाय इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो मदर्स के लिए भी, बेबी के लिए तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं काफ़ी सारा। ऐसा कोई दुनिया का प्रोडक्ट नहीं है जो ब्रेस्ट फीडिंग की जगह ले पाए, कोई सा ऐसा फ़ॉर्मूला फीड नहीं है, जो उसमें जो एडिशनल एंटीबॉडीज़ हैं एंड एडिशनल विटामिन्स, मिनरल्स हैं जो प्रोवाइड कर सके और बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी इन्फेक्शन से के। तो ये तो बेबी के रूप से तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मदर के पर्सपेक्टिव से भी बात करें हम, तो मदर के पर्सपेक्टिव में भी ये देखा गया है कि जो आप सेटिंग वेट सेटिंग की बात कर रहे थे, तो वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसी मॉम्स में जो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। काफ़ी सारे कैंसर्स का उनमें प्रेवलेंस इंसिडेंस इन फ्यूचर डिक्रीज़ देखा गया है काफ़ी सारी स्टडीज़ में और क काफ़ी जो साइकोलॉजिकल भी देखा जाए तो काफ़ी उनको पीसफुल है, काफ़ी ज़्यादा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को भी अगर जो माँ और बेटे का जो कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन से काफ़ी सारे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स कम देखी गई है। तो ये सरासर गलत है, काफ़ी सारी स्टडीज़ में भी प्रूव हो चुका है। तो इन चीज़ों से ना घबराएँ, जितना बच्चे के लिए कारी है ये ब्रेस्ट फीडिंग, उतना मदर के लिए भी सेहतकारी है। तो बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस। जी। जब हम बात करें मिथ्स के बारे में, तो साथ ही साथ फैक्ट्स के बारे में बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सर जैसे कि हमें सबसे पहला फैक्ट जानना है कि बच्चे को सही अमाउंट में दूध मिल रहा है या नहीं? या उसका पेट उससे भर रहा है कि नहीं? ये कैसे पता लगाएँ? देखिए मैम जैसे मैंने पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि 20 से 25 मिनट लगाना है जो मैंने बताया इस ईच सेटिंग में। फिर उसके बाद अगर प्रॉपर अटैचमेंट है बेबी का जिसमें देखा जाता है कि केवल निप्पल वाले एरिया को ही अंदर नहीं, बेबी का पूरा एरियोला अंदर होना चाहिए। बेबी का पूरा माउथ ओपन होना चाहिए, चिन जो ब्रेस्ट को टच होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर पोजीशन अटैचमेंट है और प्रॉपर फीडिंग ले रहा है बेबी, तो उसमें देखा ये गया है कि आफ्टर ईच ब्रेस्ट फीडिंग बेबी स्लीप्स फॉर 2 टू 3 आवर्स पीसफुली और हर 4 से 6 घंटे में वो यूरिन पास कर रहा है। तो हम उससे रफ आइडिया लगा सकते हैं कि बेबी की शुगर जो है वो सही चल रही है, बेबी प्रॉपर फीड ले रहा है, जो उसके लिए ज़रूरी है, उसमें प्रॉपर फीड जा रही है। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा। जी।
जैसे कि आप बात कर रहे थे प्रॉपर पोज़ीशन की, तो अगला सवाल मेरा उसी के रिलेटेड होगा कि एक प्रॉपर पोज़ीशन ये कैसे हम पता लगाएँ कि किस तरीके से या फिर क्या चीज़ें हैं जो न्यू मॉम्स को फ़ॉलो करनी चाहिए? पोजीशंस का मैम मैंने बताया आपको ऐसी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है जिसमें आपको एक ही पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मदर जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में करा सकती है, लेट के, साइड में बैठ के या जो ब्रेस्ट फीडिंग की चेयर आती है उस पे। अगर मदर कंफर्ट है तो किसी भी उसमें करा सकती है। बाकी कोशिश ये करें कि जो बच्चे का एब्डोमेन, चेस्ट है वो मदर के ब्रेस्ट से टच हो, पेट से टच हो। उसके बाद उसका जो माउथ है, फेस है, वो मदर की तरफ फेसिंग हो मदर के। उसके बाद जो मैंने अभी डिस्कस किया कि उसका एरोला और निपल पूरा अंदर होना चाहिए, लोअर लिप्स नीचे की तरफ आउटवर्ड होना चाहिए, चिन उसके ब्रेस्ट से टच होना चाहिए। तो ये प्रॉपर अटैचमेंट के पोजीशन है जो उसको देख सकते हैं। जी। और जब हम बात करें कि जब बच्चा थोड़ा बीमार हो या उसे कभी बुखार आए, तो जो मिथ उसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं कि बच्चे को दूध नहीं देना चाहिए। तो इ इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कई तौर पर हम ये भी कह रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी सेहतमंद होता है और उसी जगह दूसरा मिथ ये भी है कि बच्चे को जब वो बीमार होता है, जब उसे बुखार आ रहा है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे माँ के दूध से परहेज़ करना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैम का बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशंस है जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं, बाकी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है जिसमें मदर फीड को अवॉइड किया जाए। तो जनरल टर्म पे अगर माँ को फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है या कभी पीलिया हो रहा है, तो इन सारी कंडीशनों में कोई परहेज नहीं होता है, कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग का। बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस है जिसमें गैलेक्टोसीमिया एक बेबी की कंडीशन है, उसमें है एक्टिव, अगर टीबी का केस है मतलब तो उसमें भी हम कई बार बेबी को प्रोफाइलैक्सिस में ट्रीटमेंट करके ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो बहुत ही कम इंडिकेशन है, एक दो उसमें हम एक ब्रेस्ट एक और कंडीशन है, तो उसमें उन वो जनरली नहीं होती, इतना रेयर चीज़ें हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि काफ़ी रेयर कंडीशंस हैं जिसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं ब्रेस्ट फीड को। तो बिना ये नॉर्मल कि ये बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, इन सब चीज़ों में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रोकना है, इसको कराते रहना है। ये बच्चे को दस्त हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसमें भी कराते रहना है, अपने से स्टॉप नहीं करना। पीलिया हो गया तो अपने से स्टॉप नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। तो पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि बहुत ही लिमिटेड रेयर कंडीशन है जो उनको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसी कोई कंडीशन जनरलाइज नहीं है जिसमें हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं ब्रेस्ट फीड को। तो वो हर कंडीशन में हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। जी, और जब हम बात करें जनरल पब्लिक की जैसे आपने कहा, तो काफ़ी हम देखने को मिलता है कि काफ़ी जो मदर्स हैं, वो वर्किंग वुमन होती हैं। तो कई बारी वर्किंग वुमन होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए या फिर उनके लिए बॉटल मिल्क ज़्यादा सेफ है। तो उसके बारे में आपका क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अब एजुकेट हो रहे हैं, बट एजुकेटेड होने के बावजूद भी काफ़ी गलतियाँ हैं जो हमें देखने मिल रही है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। और जब शिशु को उसका माँ का दूध ही नहीं मिलेगा, तो उसे सही प्रोटीन क्योंकि स्टार्टिंग में 6 महीने तक जैसे आपने बताया, माँ का दूध ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? मैम जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि 6 मंथ तक तो हमें एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। अगर कंडीशन है परमिट करती है, ऑफिसेज में कई बार जैसे बेबी फ्रेंडली कैंपस होते हैं, उसमें अदर अलग से रूम होता है, अगर परमिट करती हैं कंडीशंस तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। अगर फिर भी ऐसी कोई कंडीशन है कि नहीं करा सकते तो आप एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रूम टेम्परेचर पे 4 से 6 घंटे रख सकते हैं, या जैसा हम नॉर्मल मिल्क की केयर करते हैं फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में 24 घंटे तक रख सकते हैं, तो वैसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिर उसको कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। इन रेयर कंडीशन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, 2-3 घंटे से ज़्यादा गैप आ रहा है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं। उसमें भी हम लिस्ट हम उसमें भी ये सजेस्ट नहीं करते आप फॉर्मूला फीड दें, हम उसमें भी एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क का हम उनको अल्टरनेटिव देते हैं। अगर परमिट नहीं करती, अगर परमिट करती ऑफिसेज में, अगर कंडीशन है बेबी फ्रेंडली कंडीशंस है, तो ब्रेस्ट फीडिंग उधर भी करानी चाहिए। जी।
और जब हम बात करें एक और मिथ के बारे में, तो जिस तरीके से आपने कहा कि माँ को फीड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो जो मदर्स की आहार है, जो उनका इंटेक ऑफ फूड है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो मॉम है, उनके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन उनके लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों का उन्हें परहेज़ करना चाहिए? क्योंकि मिथ्स काफ़ी ये होती है कि उन्हें बस दाल-चावल, सबसे सादा खाना यही खाना चाहिए। नहीं, ऐसा मैम ये थोड़ा गलत मिथ प्रिवेलिंग है सोसाइटी में। ऐसा कोई बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई परहेज नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है जिससे बेबी के मिल्क पे थोड़ा अफेक्ट होगा। तो अगर उनके गायनी डॉक्टर उनको अलाउड करे तो उनको एवरी फूड जो सीजनल फ्रूट्स हैं, फूड है, वेजिटेबल्स है, प्रोटीन रिच फूड है, उनको पूरा प्रॉपर लेना है, इनटेक ज़्यादा लेना लैक्टेशन के लिए और भी ज़्यादा लेना है उनको, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और कई बार बोलते हैं पीला नहीं खाना, पीलिया हो जाता है, तो पीली चीज़ें नहीं खाना, पीला नहीं पीना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई परहेज़ नहीं है। अगर आपके गायनी डॉक्टर अलाउड करते हैं तो आप प्रॉपर डाइट लें ज़्यादा, और इस टाइम में तो ज़्यादा डाइट लेनी होती है दोनों मदर एंड बेबी के पर्पज़ से। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है बेबी के लिए। और जब हम फीडिंग की बात करें तो काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है कि बिफोर एवरी फीड, हर फीड के पहले उन्हें वॉश करना चाहिए अपने निपल एरियाज़ को या फिर कुछ। ये काफ़ी हमें मिथ देखने मिल रही है कि हर फीड के पहले उन्हें वॉश करना चाहिए, सोप का यूज़ करना चाहिए। तो उसके बारे में नहीं आपका क्या जी, मैम ये भी हमें कई बार सुनने को मिलता है, तो ये भी ऐसा ऐसा ऐसी कोई भी चीज़ हम उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं या उनको नहीं बताते हैं ड्यूरिंग एडवाइस और डिस्चार्ज। तो ऐसा कुछ नहीं करना, जो आप रेगुलर बाथ लेते हैं वो ले सकते हैं। बाकी ईच फीड से पहले वॉश करने का कोई पर्पस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, तो ये बिना बात की एक हम स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। आप अगर आप रेगुलर बात कर रहे हैं और नॉर्मल बॉडी की जैसे केयर करते हैं वैसे केयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई परहेज नहीं है, ऐसे कोई हानि नहीं है। तो इस चीज़ की कहीं हमें हमें कहीं ज़रूरत नहीं लगती इस चीज़ की। जी, और जब हम आपसे पूछे कि आप जब पीडियाट्रिक फील्ड में हैं, तो आप काफ़ी बार देखने को मिलता है आपको, आपके वहाँ पर, कि किस तरीके से लोग अलग-अलग प्रश्न आपको पूछते हैं। तो उनमें से सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप अपनी तौर से बताना चाहें लोगों को कि इसका इसे ना करें या फिर किन चीज़ों का उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए? उसके बारे में ज़रा बताइए। जैसा मैम कॉमन तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया हमारे इंटरव्यू में कि कई बार वो आधे घंटे में कोलेस्ट्रॉल जो काढ़ा दूध है वो नहीं देता है, तो वो देना चाहिए। जो मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी सारा एंटीबॉडीज में एक्स्ट्रा होता है, तो वो मिलना चाहिए बेबी को। जैसा हमने डिस्कस किया कि वो उससे फीड से फॉर्मूला फीड से ज़्यादा पेट भर जाता है, उससे पेट नहीं भरता है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा मेन पर्पज़ उसका पेट भरना नहीं है, हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। तो हर 2 से 3 घंटे में हमें फ्रीक्वेंसी में उसको फीड कराना है। ईच सेटिंग में हमें 20 टू 30 मिनट्स उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। बच्चे जो इनिशियली न्यूबॉर्न्स होते हैं वो दिन में ज़्यादा सोते हैं, तो उनको ज़्यादा सोने नहीं देना है। ऐसा भी नहीं कि आप सोने दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं उसके जगने का। 2 से 3 घंटे में जगा के देना है उसको। नाइट में कई बार बच्चे ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, ज़्यादा रोते हैं, तो उनको 1 या डेढ़ घंटे बाद भी आप लगा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। लेकिन उसमें भी 20 टू 25 मिनट्स ही रखना है, उसके बाद आपको छुड़ाना होगा, नहीं तो कई बार निप्पल क्रैक्स, निप्पल्स हो रही है देखने को मिलता है मदर्स में, तो उसमें भी दिक्कत है। एट ए ईच ब्रेस्ट एट ए टाइम करना चाहिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जी। एक्सक्लूसिवली जो मेन मैसेज यही है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है 6 महीने तक। इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं देना है हमें। विटामिन डी का हम प्रेस्क्राइब करते हैं, केवल विटामिन डी की 8 ड्रॉप्स होती है, और जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे अगर वो मेडिसिन अगर बेबी को जा रही, तो उसके अलावा कोई हमें इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं देना। कोई जन्म घुट्टी, शहद, चाय, ये जो थोड़ा रूरल एरियाज में हमको देखने को मिलता है काफ़ी, वो नहीं प्रैक्टिस करनी है। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है बेबी के लिए, इन्फेक्शन का काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनती है चीज़ें, उसको नोटिस करना है। और कई बार देखा जाता है कि रात में रोता है बच्चा, तो मदर्स को लगता है भूखा है भूखा, तो बेबी का जो
हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन केवल क्राइंग है, तो हर बार रोने का मतलब ये भी नहीं है कि वो भूखा है, तो उसमें उसको डायपर चेक करना है, उसका कपड़े चेक करना है, उसका रूम का टेम्परेचर चेक करना है, कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस तो नहीं है, उसको चेक करना है। तो इन चीज़ों को चेक करना है, ये नहीं कि वो हर बार भूखा होगा उसकी वजह से रोगा, क्योंकि वो उसका सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, क्राइंग करके ही वो बता पाएगा कुछ भी दिक्कत होगी। तो हमें और भी चीज़ों को उसको नोटिस करना है, कई बार उनको इंटरेक्शन करना है, उनको गोद में रखना है, उसके लिए भी रोते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। बाकी हमने डिस्कस किया कि खाने से, कपड़े पहनने से, उससे बेबी को कोई दिक्कत नहीं है, वो मदर कर सकती है, अपने एन्जॉय कर सकती हैं। कई बार मदर्स का जो आजकल के टाइम में देखा गया है कि वो मोबाइल चला रही है, टीवी देख रही है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो ये थोड़ा कम करना है हमें, क्योंकि उससे जो दोनों में इंटरेक्शन बनेगा वो थोड़ा कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क का इजेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि कहीं न कहीं उससे ब्रेस्ट आउटपुट में, मिल्क आउटपुट में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। कॉमन यही है, बाकी कई बार हाँ, कई बार मिक्स फीडिंग करते हैं लोग बाग, जो हमने डिस्कस किया कि ऑफ़िस वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, तो उनको एक अल्टरनेटिव दिया जा सकता है कि वो अपना एक्सप्रेस करके मिल्क रख के जाएँ, तो वो 4 से 6 घंटे में रूम टेम्परेचर में रखा जा सकता है। उसके बाद फ्रिज में 24 घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो आप उसको उनके जो बाकी घर के मेंबर्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, कटोरी चम्मच से दे सकते हैं, तो वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा नहीं है 6 मंथ्स तक ही करना है, उसके आगे भी कंटिन्यू करना होता है। इवन जब हम दूसरा फूड स्टार्ट करते हैं बेबी को 6 मंथ के बाद, उसके बाद हम उसके बाद भी हमें कंटिन्यू करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग। और बाकी कॉमन चीज़ें तो यही है कि मेन मैसेज तो यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ utmost इम्पोर्टेंट फॉर द बोथ बेबी एंड मदर। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये इक्वली बेनिफिशियल है बेबीज़ के लिए भी, मदर के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। और कई बार कई जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है फैमिली में, जो ट्रेडिशन है, तो कई बार थोड़ा बेबी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर कुछ आपको अजीब-सा लग रहा है, या कुछ भी अगर बेबी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मेरा कहने का मैसेज यही है कि बेबी पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ भी हमें पूछना डाउट है तो डॉक्टरी सलाह से करना है। ये नहीं है आप जी। किसी की सुन के किसी पे बेबी पे अप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी करना है तो उसको बेबी को डॉक्टर से पूछ के ही करना है आपको बेबी के ऊपर अप्लाई। जी। और जब सर जैसे कि आपने कहा कि एक ड्रॉप पानी भी नहीं देना है, तो जी। उसके पीछे का क्या मेन रीज़न होगा? क्योंकि कई बारी हम सुनते भी हैं और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। तो अगर हम बेबी को पानी तक ना दें, तो उसका कुछ उन पे गलत इफ़ेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मिल्क में मोर देन 90% इज़ वाटर, तो जितना रिक्वायरमेंट वाटर को बॉडी को वाटर की है बेबी के, वो उससे फुलफिल हो रही है। और हम जितने ज़्यादा उसको एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे पानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बाहर से जो भी चीज़ें देंगे हम, कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं बेबी के लिए, तो वो हमें नहीं करना। ब्रेस्ट मिल्क इसलिए सिक्योर है, उसमें कुछ आपको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो सबसे बेस्ट और सेफ माना गया है उसमें। उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस ना कोई टेंशन है उसमें कुछ इन्फेक्शन की। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 6 महीने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। लेकिन जो विटामिन डी है, बस जो हम रेगुलरली सारे बेबीज़ को देते हैं, उसके अलावा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और चीज़ देने की। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों को अवॉइड करते हैं बेबी में। जब हमने अटैच की बात की, तो उन्हें डिटैच कब करना है? क्योंकि 6 मंथ्स के बाद भी आपने कहा कि जब तक बेबी किसी और चीज़ से नहीं होता तब तक। बट हम ये कब डिसाइड कर सकते हैं कि अब वो स्टेज है जब बेबी को डिटैच कर सकते हैं हम ब्रेस्ट फीडिंग से? अ, अगर मैम जैसा मैंने बताया कि 6 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू करना है हमें, जो साइड में फूड है उसके साथ हमें ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना है, तो कई बार 1.5 से 2 साल तक भी हम रिकमेंड करते हैं। अगर मदर मदर को कोई इश्यू नहीं है, मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1.5 से 2 साल तक भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दिस। अगर मिल्क आ रहा है, आउटपुट है, तो 1.5 से 2 साल तक भी कई बार हम रिकमेंड करते हैं। अगर mother comfortable है, if mother is comfortable then she can do breastfeeding। जी।
धन्यवाद सर, आपने हमें काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड की, साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि किस तरीके के जो मिथ हमें देखने मिल रहे हैं, वर्किंग वुमेन्स होने दें या फिर घर के जो चीज़ें हैं, जैसे आज हमें समझा और हमारे ऑडियंस को भी आज समझा होगा, कितने सारे ऑडियंस को कि पानी की एक बूंद भी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है, शुरू के 6 महीने या फिर जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पर है तब। तो उसी के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हम आगे भी जुड़े रहेंगे और अगर आपका भी कोई और सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स पर कवर कर सकें और साथ ही साथ हम ये भी बताएँगे आपको कि किस तरीके से जो मिथ्स है, जो फैक्ट्स है, वो डॉक्टर आके खुद आपके सामने क्लियर करेंगे। तो आप बस देखते रहिए दिल्ली 24/7 खबर दिल्ली की। धन्यवाद।